चलिए साइलेंट हो जाएं और अब यहाँ पर ध्यान से सुने। स्टूडेंट पार्ट यूजुअल करने का तो हमने मना किया ना। हाँ चलो तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स है इसका स्टार्टिंग में जो तिवारी देखो क्या है, तुम्हें जो बार बार यहाँ पर बात करते हो। चलो ना। हाँ देखें, अब कोई बच्चा बात नहीं करेगा। क्लास हमने चालू कर दी है। ओके, हम आप लोगों को सभी को टाइम देते हैं। जहां पर पूछना होता है कि यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। चलिए तो साइलेंट होते हुए अपना देखिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का। ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका जो नाम है वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इन सब चीजों के बारे में अभी हम आपसे बात करते हैं एक एक पॉइंट करके कि क्या क्या कहलाता है। और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है विद्युत। ये विद्युत आखिरकार है क्या? तो विद्युत के बारे में हम यहाँ बताते हैं। ये विद्युत की हम आप लोगों को डेफिनेशन बताएंगे कि विद्युत की परिभाषा क्या होती है, किस तरह से होती है। तो यहाँ इसके पहले थोड़ा सा अपन एक बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो देखिए आप लोगों ने सभी बच्चों ने बचपन में काम किया होगा। खेल काम वो खेल खेल में किया है, लेकिन उससे रियलिटी में बहुत बड़ा साइंस निकलता है। जैसे कि क्लास में बैठे कहा कि चलो ऐसे करके अपन ये बालों पर कंघी को क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, या पेन को सीधे रगड़ रहे हैं। और थोड़ी देर तक रगड़ने के बाद फिर हम उस जो पेन है उसे हम जाकर के ले जाते हैं कागज के टुकड़ों के पास। और जो कागज के टुकड़े होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब बच्चों ने खेल खेला है। तो देखो रियल में होता क्या है कि जो कागज का टुकड़ा है वो होता है हल्का, ठीक है, इसकी अपेक्षा। और जब हमने इसमें पेन में, ये जो पेन है, पेन को बालों में रगड़ा, क्लियर हुआ? पेन को जब हमने बालों में रगड़ा तो घर्षण के कारण इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो गई, जिसे हमने कहा घर्षण विद्युत। ठीक है, अब इस विद्युत में क्या होता है, अपने से हल्की वस्तुओं को आवेशित यानी आकर्षित, सॉरी आवेशित अलग है, आकर्षित अलग, आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये उसे अपने आप क्या कर लेती है, अपनी ओर खींच लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत का क्या होता है, परिभाषा निकल करके आएगी। लेकिन उसके पहले हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। अब देखें आपके ये जो बाल गीले, कभी कभार होता क्या है कि कोई बच्चा लगा रहता है घिसने के लिए और उसके वो नहीं, वो बार बार बोलता है बोले हमारे पैन में तो नहीं चिपकता है। तो रीजन ये है कि उसका होता क्या है, रियलिटी ये है कि जो गीले बाल होते हैं, गीले बाल होते हैं, इनमें हमारा ये जब हमें घर्षण करते हैं मतलब घिसते हैं तो आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इनमें आवेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी गीले बालों में। तो ये काम होता है सूखे बालों में। जब हम सूखे बालों पर पेन को रगड़ेंगे तब जाकर के इसमें क्या होगा, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसको जैसे ही पास में लाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। अगर गीले बालों से हम रगड़ते हैं तो ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे कदापि होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, उसका भी कोई कारण होगा कि नहीं। तो यहां से जो कारण है, या यूं कहा जाए कि सेंस निकल करके आता है कि गीले जो बाल होते हैं ये विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि सुचालक होते हैं। चालक का मतलब क्या होता है, सुचालक। आज की ही क्लास में हम आपको बताएंगे सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, तीनों चीजें लास्ट में। ठीक है, अभी अपन प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहां से एक बात पता चला कि जो घर्षण विद्युत है ये अगर उत्पन्न होती है तो दो कुचालक पदार्थों के आपस में रगड़ने से या घिसने से। क्योंकि जो पेन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और जो प्लास्टिक है वो कैसी है, कुचालक। प्लास्टिक के अपने घर में बोर्ड लगे रहते हैं, स्विच लगी रहती है, हम चालू करते हैं हमें करंट नहीं लगता है। अब प्लास्टिक का वो बटन निकाल दिया जाए, डायरेक्टली उस पे जो अंदर लोहा लगा रहता है उसको टच करके देखो, आनंद आ जाएगा।
तो आपको जो मेन बात ये थी, तो ये पता चला कि दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ने से, ठीक है, इसको कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत। क्योंकि हमने रगड़ा है यानी घिसा है यानी कि घर्षण हुआ है। आगे चलना है, अभी सब बताना है, पूरी डेफिनेशन हम आपको लिखेंगे। क्लियर है? तो क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको इतना याद रखना है, दिखता है कि किस में ये घर्षण विद्युत उत्पन्न हो सकती है। क्लियर? तो कुचालक पदार्थों में, क्योंकि आपसे बार बार क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि अब किताब में आपको लिखा मिलेगा कि सूखे बालों पर कंघी या पेन रगड़ने से, पहले रगड़ा, अपन ने कंघी या पेन को रगड़ा और उसे कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो वो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, उसमें चिपक जाते हैं। तो आपको बिल्कुल पक्का पता है कि हाँ चिपक जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया कि गीले बालों पर कंघी को रगड़ने पर, ठीक है, उसके बाद कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े कंघी से चिपकेंगे या नहीं चिपकेंगे। अगर जिस बच्चे ने रटा है तो वो डायरेक्टली बता देगा कि चिपकेंगे, और जिसने समझा है तो बता देगा कि नहीं चिपकेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गीले बाल कह दिए हैं, बाल सूखे नहीं हैं। और गीले बाल जो होते हैं वो विद्युत के कैसे होते हैं, चालक होते हैं। लास्ट में पढ़ाते समय हम आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दे करके जाएंगे जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर ये भी बात रियल है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं या बनाते हैं विद्युत के बारे में, क्या है आखिरकार विद्युत। तो विद्युत जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां देखो हम विद्युत की डेफिनेशन लिखेंगे कि वह ऊर्जा, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाती है। तो ये यहां पर विद्युत की डेफिनेशन हो गई। अब विद्युत के बाद इसी में आगे चलते हैं, तो दूसरा आता है यहां पर पॉइंट है घर्षण विद्युत। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, घर्षण विद्युत। क्लियर? तो जो घर्षण विद्युत है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है इसकी डेफिनेशन में कि दो कुचालक पदार्थों को आपस में रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो विद्युत उत्पन्न होती है, क्योंकि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा, रगड़ने से जो ऊर्जा, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि विद्युत जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह घर्षण विद्युत कहलाती है। तो ये हमारी घर्षण विद्युत की डेफिनेशन हो गई। यहां से ही हमारी विद्युत की डेफिनेशन हो गई। अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट इसी में आएगा, स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, ये स्थिर विद्युत क्या है, तो स्थिर विद्युत में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल डेफिनेशन सिंपल है कि घर्षण से जो उत्पन्न विद्युत है, यदि इसे स्थिर रखा जाए, कैसा रखा जाए, स्थिर रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। तो यहां देखो, विद्युत ऊर्जा को यदि स्थिर रखा जाए
तो वह है, अच्छा विद्युत कर लो, ऊर्जा ऐसे कर लो ब्रैकेट में, विद्युत को यदि स्थिर रखा जाए तो वह स्थिर विद्युत कहलाती है, स्थिर विद्युत कहलाती है। और ये हमारी स्थिर विद्युत की, जैसे यानी कि अपन ने ये जो पेन को रगड़ा था और यहाँ पर जो उत्पन्न हो गई थी, ठीक है, इसको हम यहाँ पर उसके पास ना ले जाते कागज के पास और इसे किसी चीज में स्टोर करके रख लेते इतने आवेश को, तो फिर वो हमारा क्या हो जाता, स्थिर विद्युत हो जाता। लेकिन जब हमने ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद कागज के पास ले गए तो ये जो है उसका चालन हो गया कागज की ओर, कागज को उसने खींच लिया, तब तक खींचे रहता है जब तक उनके कणों का चालन होता रहता है। और जैसे ही चालन बंद तो वो कागज के जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, कुछ देर बाद नीचे क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था अपना स्थिर विद्युत। अब स्थिर विद्युत के बाद अभी हम इसमें एक चीज और आएंगे, वो है विद्युन्मय। विद्युन्मय, ये एक नया सा शब्द आपको सुनने को मिल रहा है कि ये विद्युन्मय है क्या। तो विद्युन्मय के बारे में हम आपसे बता रहे हैं, सब जानते हैं, सब बच्चे जितने भी हैं सब जानते हैं कि विद्युन्मय क्या है, लेकिन ये शब्द थोड़ा सा अटपटा है विद्युन्मय। इसी का जो आपका प्रचलित शब्द है अगर हम वो बोलते हैं तो सभी बच्चों को पता है कि विद्युन्मय है क्या। विद्युन्मय जो होता है, यानी कि यूं कहा जाए तो आवेशित। अगर हमने आपसे ये शब्द बोला होता कि आवेशित, आवेशित क्या कहलाता है, ठीक है, तो अब आप बता देते कि जिसमें आवेश है, यानी ये जो पेन है इसमें आवेश आ गया तो ये है आवेशित। क्लियर। अगर हम आवेशित पूछते तो आप बता देते कि आवेशित हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा क्या, विद्युन्मय। तो विद्युन्मय का दूसरा रूप क्या है, मतलब नाम क्या है, आवेशित। तो समझिए कि आवेशित क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन निकल के आएगी कि घर्षण के कारण जिस पदार्थ में आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह पदार्थ जो आवेशित हो जाता है, विद्युन्मय पदार्थ कहलाता है। तो यहां हम डेफिनेशन लिखते हैं विद्युन्मय पदार्थ की, ठीक है। तो विद्युन्मय पदार्थ की जो डेफिनेशन होगी, वह पदार्थ जो घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है, घर्षण के कारण आवेशित हो जाता है, विद्युन्मय पदार्थ कहलाता है, विद्युन्मय पदार्थ कहलाता है। तो यहां से आप लोगों को, यहां आपको दिख रही है बोर्ड में चार डेफिनेशन दिख रही है, विद्युत की, घर्षण विद्युत की, स्थिर विद्युत की और विद्युन्मय पदार्थ की। चार प्रकार से डेफिनेशन दिख रही हैं। हाँ, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, लेकिन इसके लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको बता रहे हैं कि जो हिंदी की जो क्लास थी, तो हिंदी की क्लास में हमने आपको जैसे स्टडी जो मटेरियल है उसमें हम फोटो भेज देते हैं अलग से, सेम कंडीशन इसकी भी हम आपको स्टडी मटेरियल में फोटो क्या करेंगे, भेज देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। और आज तो आपको स्टडी मटेरियल में आपको क्या मिल जाएगी, इसका लेक्चर, अगर मान लीजिए फोटो तो मिल ही जाती है और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो वहां पर आपको फोटो में सही से दिख जाएगा, पढ़ते बस रहना। उज्जवल तुम, चलो सभी बच्चे, हाँ, तो अपनी ये चार प्रकार की डेफिनेशन हो गई बेटा। जो आपके विकल्प बनते हैं वो यहीं से आ जाते हैं, निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें, इतना हो जाने के बाद हमें विद्युन्मय पता, स्थिर, घर्षण विद्युत और विद्युत। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्षेत्र। ये जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या है, तो हम ये डेफिनेशन आपकी मिटा सकते हैं। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, बताएंगे कि विद्युत क्षेत्र है क्या। विद्युत जो क्षेत्र है, तो देखिए जैसे माना कि ये कोई एक एरिया है, एक एरिया है, यानी कि हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, घूमते रहो, जहां घूमना है घूमो। लेकिन
जैसे ही आप यहां पर पहुंचे तो आपको यहाँ पर एक झटका सा महसूस होता है। झटका सा महसूस होने का मतलब है यहाँ पर इस विद्युत का प्रभाव जहां तक है, अगर आप इसके क्षेत्र से बाहर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने जैसे ही उसके क्षेत्र में अनुभव मतलब घुसने की कोशिश की तो आपको वो अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। सेम कंडीशन ये है कि इसकी सही से डेफिनेशन ये है कि जहां तक विद्युत के प्रभाव का अनुभव, जहां तक विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जहां तक क्या किया जाता है, विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जाता है वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपने ये स्विच लगे हुए हैं, आप वहां पर जाकर के टच नहीं करेंगे, जो जैसे कि 1 मिनट स्विच तो समझ में नहीं आएगा उतना ज्यादा। आपने देखा है कि ये जो छोटी छोटी लाइनें जाती हैं गांव में, लाइट की जो तार जाते हैं, 3-3 तार जाते हैं, अपन उनके नीचे से निकलते हैं, अपन को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, हम उनके नीचे से निकल जाते हैं, हमें करंट नहीं लगता। लेकिन जो ये बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उनके नीचे से अगर कभी आप गुजरते हैं 1100 वोल्ट या कुछ ऐसी ज्यादा वोल्ट वाली, तब आपने देखा होगा उनसे दूर से आवाज आती है, वहां से निकलते हैं तो नीचे आवाज आती है, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है उनकी अपेक्षा ज्यादा है तो वो ज्यादा उनकी आवाज आती है, यानी कि वो ज्यादा दूर से भी आकर्षित भी करते हैं। तो सीधा सीधा यूं कहा जाए कि अगर आप उसके क्षेत्र में जाते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, और आप उसको क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि वह क्षेत्र जहां तक विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? जैसे कि वो बोर्ड लगा है, हम यहाँ खड़े हैं, अपने घरों में बोर्ड लगे रहते हैं, हम दूर खड़े रहते हैं, हमें करंट थोड़ी लगेगा, हम उसको टच भी कर लेंगे हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसके क्षेत्र से अभी बाहर हैं। लेकिन जब हम उसके तार पर ही जाकर के हाथ रख देंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, वो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसके क्षेत्र में चले गए हैं। क्षेत्र यानी कि कहा जाए तो इलाका कहते कि नहीं कहते, वैसा ही है। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन आपको बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो देखो यहाँ बता रहे हैं आपको कि विद्युत क्षेत्र है क्या, तो लिखा अपन ने विद्युत क्षेत्र। तो वह क्षेत्र जहां पर विद्युत के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई है विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, जहां तक अब ऐसी जो आज अपन ने 5 डेफिनेशन पढ़ी है लड़कों, किसी भी बच्चे को नहीं भूलेंगी, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है हमने रटवाई नहीं है, केवल आपको समझा रहे हैं और आपसे ही डेफिनेशन निकलवा रहे हैं, किताब से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से अगर अपन पढ़ेंगे तो अपन के अच्छे नंबर भी आएंगे, कभी अपन को भूलेगा भी नहीं और स्थिर रहेगा। बार बार बच्चों की शिकायत रहती है, बोले सर हम पढ़ते तो खूब हैं लेकिन हमें क्या होता है, भूल जाता है। चलो, यहां से अपना ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन हो गई है। अब आता है आवेश। तो आप जानते हैं आवेश के प्रकार कितने होते हैं? दो। नंबर 1 होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, एक होता है ऋण आवेश और दूसरा होता है धन आवेश। ऋण आवेश जो होता है ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन पर, और ये जो धन आवेश है ये होता है आपके प्रोटॉन पर। काहे पर? जो धन आवेश है ये होता है आपके काहे पर, प्रोटॉन पर, और जो ऋण आवेश है ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन पर। आज के टॉपिक के बाद कल ही आपके मतलब जो कल नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी सेकंड वाली, उसमें इन्हीं के बारे में चर्चा की जानी है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आवेश कैसे स्थानांतरण होता है, कैसे जाता है, ये सेकंड वाली क्लास में आपका है। तो यहाँ पता चल गया आपको कि आवेश हाँ क्या है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है,
तो ये हमने आपसे भी बता रहे हैं कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, कल अपन को इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना इसी चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं आएगी। क्लियर? क्योंकि जो है होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन जो नाभिक होता है, रियलिटी में बताया गया है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर के बना होता है। ठीक है, परमाणु दो ही चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है क्या, जो सॉरी नाभिक होता है, नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन होता है इस पर होता है धनावेश, और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक में ना होकर के ये कहाँ घूमता रहता है, कक्षाओं में। क्लियर? अब जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की जितनी संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेश, और धन का 2 है और माइनस का 2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, क्या बचा, जीरो बचा कि नहीं बचा। कारण ये है, इस कारण से इस पर क्या नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। वो मैं चाह रहा था कल इसके बारे में पूरा लेक्चर था, तो आप लोग पूछ रहे थे, बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर इसके पूरे बताएंगे हम आप लोगों को कि कैसे इसकी संरचना निर्मित होती है। यहाँ पर आगे की आवेश दो प्रकार की है, धनावेश और ऋणावेश। क्लियर? अब धनावेश जो है ये, और एक मिनट थोड़ा दिक्कत निकल गई, हाँ, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, ये अब आ जाते हैं नेक्स्ट, विद्युत हो गया, आवेश हो गया और ये क्षेत्र हो गया। फिर अब हमें इसमें पढ़ना है इसके आगे, अच्छा एक मिनट, इसके दो पॉइंट अपन को नोट करने हैं धनावेश और ऋणावेश के। ये जो सजातीय आवेश होते हैं, क्या होते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय का मतलब होता है एक जैसे, जैसे कि इसका ये धन और इसका ये ऋण, तो ये अभी वर्तमान में देखे जाए तो ये तो विजातीय है। जब दो सजातीय आवेश यानी कि धन और ये ऋण और ऋण, दो सजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये कैसे करेंगे भाई, प्रतिकर्षित। ठीक है, और ये भी एक जैसे हैं तो ये क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ये आपको जो पॉइंट है ये नोट करने वाले पॉइंट हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर विजातीय आवेश है, यानी कि एक प्लस का और दूसरा काहे का, माइनस का, एक माइनस का और दूसरा काहे का, प्लस का, ये दोनों अलग अलग है ना, यानी कि ये कहलाए विजातीय आवेश। और विजातीय जो आवेश होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये दो पॉइंट हमारे ये नोट करने वाले ये थे। तीसरा पॉइंट अपना नोट करने वाला ये था कि गीले बालों पर जो होता है, ठीक है, तो समझ में आ गया था वो वाला कि गीले बालों पर अगर हम पेन रगड़ते हैं तो चालन क्या है, उसमें आवेश उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आवेश जो उत्पन्न होता है दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ने पर ही उत्पन्न होता है, सुचालक वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न नहीं होता है। क्लियर? फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। यहां हमें आपको बताना है कि किन दो पदार्थों को रगड़ने पर धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है, एक पर धन और एक पर ऋण। तो किन किन पदार्थों को रगड़ने पर कौन सा आवेश किस पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखें, आ जाते हैं, हम मिटा रहे हैं, दो पदार्थों को हमें आपस में रगड़ना है, दो कुचालक पदार्थों को रगड़ेंगे, एक पर आवेश धनावेश उत्पन्न होगा और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो इसके लिए एक गजब की हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई थी, तो वो ये है ट्रिक, यहां पर का रे और कारे और उप फट, कारे और उप फट। यहां से आपको 1 2 3 4 प्रकार के जो आपकी बुक में है टोटल, इनको आपस में हम रगड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक पर धन और एक पर ऋण। ठीक है, तो देखो ये कैसे है, क्या है कि बहुत सारे विकल्प में आ जाते हैं कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच की प्लेट पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, या कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है।
एबोनाइट को फर से रगड़ने पर एबोनाइट पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, इस तरीके के हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और हमें पता नहीं रहता है कैसे। तो अगर आपको ये चीज याद हो जाएगी, आपको याद कर लेना, कारे और ओप फट। क्लियर। तो देखो बता रहे हैं ये आपस में ये जो है रगड़े जाने वाले दो कुचालक पदार्थों के नाम है। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं कि रगड़े जाने वाले कुचालक पदार्थों के नाम या कुचालक पदार्थ। चलो फिर एक पर तो उत्पन्न होगा धन आवेश और एक पर उत्पन्न होगा हमारा क्या, ऋण आवेश। तो देखते हैं धनावेश किस पर उत्पन्न होता है, ऋणावेश किस पर उत्पन्न होता है। तो यहां से कार्य समझना, पहला वाला जो टॉपिक है यहां पर ये कहा जा रहा है कार्य। अब कार्य के बारे में अपन बात करें, कार्य का ये जो का है तो का से हो गया कांच और रे से हो गया रेशम। यानी जब हम कांच और रेशम को रगड़ेंगे, ठीक है, यहां देखना ऊ और रा, ऊ से हो गया आपका ऊन और रा से हो गया रबर। ऊन और रबर को रखा जाएगा। ऊ और पा, ऊ से हो गया ऊन और पा से हो गया प्लास्टिक। क्या हो गया, प्लास्टिक। फा से हो गया फर और ता से हो गया एबोनाइट। ठीक है, ये लास्ट का टा लिया है इसमें, एबोनाइट। अब आपको यहां से बहुत सारे बच्चे क्लास में ये पूछ दिया करते हैं, बोले सर हमें चालक वस्तुओं के यानी कि जो सुचालक हैं धातु उनके उदाहरण बनते, कुचालक के उदाहरण बताओ। अरे लड़को यहाँ देखो 8 लिखे हैं कुचालक, कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिख गए अपने कुचालक पदार्थों के उदाहरण। क्लियर है। चलो तो यहाँ कांच और रेशम ये दोनों क्या है, कुचालक। जब कांच को रगड़ा जाता है काहे से, रेशम से, तो कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है हमारा धनावेश और रेशम की छड़ पर उत्पन्न सॉरी जो रेशम होता है उस पर क्या होता है, ऋणावेश। तो इसके लिए भी आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमने आपसे बता रहे हैं कि जो पहले नंबर पे लिखे हैं ये वाले ये सब, इन पर उत्पन्न होता है धनावेश और ये वाले जो लास्ट वाले हैं इन पर उत्पन्न होता है ऋणावेश। क्लियर हुआ। अब ये आपका एक विकल्प कम से कम पक्का हो गया और अच्छे से इतना और याद करना है आपको, कारे और उप फट। क्लियर, ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो आपसे पूछा जाता है अगर क्वेश्चन में कि कांच और रेशम को आपस में रगड़ने पर कांच पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो आपने देखा कि कांच का शुरुआत में है तो धनावेश उत्पन्न होगा। अगर इसी में कांच और रेशम को रगड़ने पर पूछा जाता है तो रेशम वाला क्या है, तो रेशम में क्या हो जाएगा, ऋणावेश। क्लियर हो गया। अगर आपसे ऊन और रबड़ को आपस में रगड़ने पर पूछा जाता है कि ऊन और रबड़ को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊन पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो ऊन पर हमारा आवेश कौन सा उत्पन्न होगा, धनावेश। अगर आपने ऊन और फिर उसके बाद ऊन और प्लास्टिक को रगड़ा तो प्लास्टिक पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो प्लास्टिक पीछे है तो प्लास्टिक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अगर फर और एबोनाइट को रगड़ा जाता है तो फर पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, तो फर जो होता है उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है क्योंकि ये पहले नंबर लिखा है। अब अधिकांश बच्चे सब जानते हैं, कांच जानते, रेशम जानते, ऊन जानते, रबर जानते और एबोनाइट जानते, प्लास्टिक जानते, लेकिन बहुत सारे तो जो बच्चे क्या है, एबोनाइट रुक जाइए, आपके जैसा ये कांच होता है वैसे ही एबोनाइट की छड़ होती है। ठीक है, कांच होता है ना, कांच के जैसे ही एबोनाइट की एक छड़ होती है। अभी आप जब अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी नेट पे सर्च कर लेना कि एबोनाइट की छड़ क्या है। क्लियर है, तो आपको दिख जाएगी, क्योंकि जो चीज बताने से समझ में नहीं आती वो खुद देखने से समझ में आ जाती है। मिल जाएगा, अभी सर्च कर लेना एबोनाइट छड़। हाँ चलिए, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फर क्या है। फर के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि फर क्या है। तो फर का मतलब यहाँ पर है खाल से लिया गया। क्या, खाल, जैसे बिल्ली की खाल होती है ना, चमड़े की खाल, ये सब।
तो ये जो खाल है, तो खाल को बोला गया है यहाँ पर फर। तो फर की जगह अगर हम आपके क्वेश्चन में लिखा आ जाता है कि बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाता है, तो बिल्ली की खाल पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ठीक है, तो आपको क्या बता देना है, वहां पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? धनावेश। इतने भर याद कर लेना है, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछे जाते हैं आवेश के धन और ऋण वाले। अब अगर मान लीजिए, हाँ, और बताए जा रहे हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया है, तो पूछा नहीं जाता, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बंदर होते हैं। बच्चे जो होते हैं बंदर होते हैं, उनके दिमाग में न जाने कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो उनने अगर ये पूछ लिया कि सर कांच को और एबोनाइट को रगड़ दिया जाए, अरे लड़कों, तो कांच को और एबोनाइट को रगड़ा, तो सर ने एबोनाइट को कहां लिखा? सर ने एबोनाइट को तो पीछे लिखा ना, तो एबोनाइट पर क्या होगा? ऋणावेश उत्पन्न होगा और कांच पर धनावेश उत्पन्न होगा। अगर खर को और रेशम को रगड़ा जाए, तो फिर आप समझ में आया कि नहीं आया? तो डरना नहीं है, ये पूछे जाते हैं, ये आपको पता चल गए। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में। हाँ, नहीं देखो, खाल होता है जो चर्म होती है, चर्म, चमड़ी, इसके लिए वहां ब्रैकेट में आपको लिखा मिलेगा कि बिल्ली की जो खाल है। क्लियर? हाँ, एक मिनट, रेशम को चलो सही पूछा तुमने। रेशम को अगर हमने पहले कर दिया और कांच को बाद में कर दिया, तो कांच पर तो उत्पन्न होगा धनावेश ही और रेशम पर होगा ऋणावेश। ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए एक लॉजिक बनाया था कि जिसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो। बाकी देखो, रगड़ेंगे तो हम किसको? दो ही को रगड़ रहे हैं ना, एक तो कांच को रगड़ रहे हैं और रेशम को रगड़ रहे हैं। आगे पीछे लिखने में क्या दिक्कत है? आ गई ना समझ में? क्या हो गया? हाँ, रगड़ तो अपन दोनों वस्तुओं को रहे हैं, वो तो इसलिए कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि सामने आगे वाले लिखे थे वो सब धन और पीछे वाले लिखे थे वो सब ऋण। ठीक है, सही क्वेश्चन था तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे पूछ लेना है? अब आते हैं इसमें, अपने पास टाइम बचा है 7-8 मिनट का, तो यहाँ देखते हैं कि आगे करना क्या है। एक और टॉपिक बचा है अपना आज की ही क्लास में, चालक और कुचालक। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो चालक और कुचालक के बारे में बात करें। अच्छा ये बताओ लड़को, ये वाली ट्रिक मजेदार रही कि नहीं रही है? चलो ठीक है। अब आते हैं चालक कुचालक। ठीक है, तो चालक जो है, ये अपन ने लिखा चालक और इस साइड लिखे दे रहे हैं हम कुचालक। अब कुचालक को दूसरा नाम है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कुचालक को कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये विद्युत को रोकता है, इसमें विद्युत जाती ही नहीं है। ठीक है, और चालक में तो जो चल रही है। तो यहां देखें कि चालक वे क्या है, चालक क्या है और कुचालक क्या है। तो सीधा सीधा यूं कहा जाए कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत प्रवाह होता है, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अर्थात विद्युत का चालन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कुचालक कहलाते हैं। और कुचालक को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। यहाँ आपको चालक पता चल गया, यहाँ आपको कुचालक पता चल गया, तो एक चीज तो पता चल गई चालक और कुचालक में। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ देता है कि चालक कुचालक में 3 अंतर लिखिए, तो एक अंतर तो आपको ये लिख देना है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन होता है या विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है, तो वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और यहाँ पर लिख देना है आपको कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो विद्युत के क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, या यूं कहा जाए कुचालक पदार्थ। तो वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। ठीक है, तो वे कहलाते हैं चालक। और चालन, विद्युत का चालन नहीं होता है, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? कुचालक या विद्युत रोधी। पहला हो गया। दूसरा अगर आपसे बात करें, तो दूसरा तो आपको लिख देना है, उदाहरण एक तो पता है आपको कि इसमें क्या क्या लिख सकते? लोहा, एल्यूमिनियम लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तांबा,
ऐसी मतलब जो जो धातुएं हैं, जितनी धातुएं हैं सिल्वर, जो लिखना हो वो सभी क्या है, क्योंकि अपन ने धातु और धातु में अंतर पढ़ा कि धातु विद्युत की कैसी होती है, सुचालक होती है, यानी कि चालक होती है। अच्छा यहाँ एक बात लिख लो, यहाँ पर चालक को दूसरा नाम सुचालक। चलो तो यहाँ से आपको ये विद्युत दूसरा वाला तो बन जाएगा उदाहरण, और इसके कुचालक के उदाहरण अभी अभी हमने लिखे थे 7 ठो, तो यहाँ लिख देना कांच, रेशम, रबड़, ठीक है, ये हो गए। तो चालक पता चल गया, कुचालक, 2 अंतर तो हो गए। अब तीसरा अंतर सर जी हम कहां से लाएं अगर पूछ दिया जाए तीसरा अंतर, तो तीसरा अंतर देखिए, जैसे समझिए हमारी क्लास में 40 बच्चे बैठे और 40 बच्चे बैठने के बाद 4 बच्चे और आ गए, तो भाई क्लास में क्या होगी, थोड़ा सा वृद्धि होगी कि नहीं होगी, जगह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अब यहां पर देखते चलना, अब 40 बैठे थे और 40 ही हैं, कोई बाहर से आया 4, हमने कह दिया चलो अगली क्लास में आना, इस क्लास में नहीं आ सकते, तो क्या हमें यहाँ बेंचों की वृद्धि करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। जब अंदर ही, और अगर हमने अंदर यहाँ बुला लिया, बोले आ जाओ, अब बेंचें तो अपनी कम हैं और 4 बच्चे और आ गए, तो 1-2 बेंच अंदर से निकाल के रखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, और जब अंदर से निकाल के रखनी पड़ेगी तो यहाँ प्रसार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही बात हम समझा रहे थे कि चालक में क्या होता है, इन पदार्थों का जो बाहर वाला क्षेत्र होता है या बाहरी सतह में प्रसार होता है, और कुचालक में जब विद्युत जानी ही नहीं है तो इनकी सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गए चालक और कुचालक में कितने अंतर? 3 अंतर। अब फिर भी अगर एक आध भूल जाए, क्या हो जाए, एक आध भूल जाए तो भी आपको, हालांकि भूलने तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको बताए जा रहे हैं। चौथा वाला ये है कि प्रसार यानी कि चालक कब हैं, चालक पदार्थ जो होते हैं इनसे मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अधिक होती है। चालक पदार्थों से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और कुचालक पदार्थ से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। और बिल्कुल कम को हम एक शब्द बोलते हैं फिजिक्स में, और वो क्या है, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, ना गिनो तो क्या हो गया, नगण्य। ठीक है, तो चौथा अंतर ये हो जाएगा कि चालक पदार्थों में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है और कुचालक पदार्थों में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल या लगभग नगण्य होती है। तो चालक और कुचालक में आपको अंतर पता चल गया। जैसे कि हमने आपसे क्लास स्टार्ट की थी तब आपसे बताया था, ये हम क्वेश्चन आपसे बताएंगे जो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चनों का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि मानव का जो शरीर है वो चालक है, कुचालक है या फिर अर्धचालक है। ठीक है, तो ये मानव का शरीर। अब मानव शरीर जो है, क्योंकि अभी आपसे पूछ रहे हैं, मानव शरीर को आपको बताना है कुचालक है सुचालक है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी जब शुरुआत की थी तब आपसे बताया था कि सूखे बालों पर अगर कंघी रगड़ी जाए तो क्या है, वो कुचालक थे, लेकिन अगर गीले बालों पर अगर हम कंघी रगड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको ये बताना है कि मानव का शरीर कुचालक है या सुचालक है। चलिए, ये तो सब बता आप लोगों को उड़ते रहना है, बता रहा है, कल अपन को इसको और आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। लेकिन यही पढ़ाते पढ़ाते हमसे एक शब्द और निकल गया और वो शब्द था अर्धचालक। क्योंकि अभी अभी बताया ना हमने कि चालक और कुचालक और अर्धचालक, तो अर्धचालक को भी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अर्धचालक आखिरकार कहलाते क्या है। तो वे पदार्थ जिन पे साधारण ताप पर यानी जो नियत है, वर्तमान में जो ताप है, इस पर विद्युत का चालन नहीं होता है, लेकिन यदि ताप बढ़ा दिया जाता है अर्थात उच्च ताप पर विद्युत का चालन होता है, तो ऐसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं अर्धचालक, मतलब आधे चालक। रियल की वर्तमान कंडीशन में है तो उनमें धारा प्रवाहित होने वाली नहीं, लेकिन अगर इनका ताप, इन्हें गर्म कर दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए वर्तमान यहाँ का, तो फिर इनमें क्या हो जाती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो सीधा सीधा यूं कहा जाए कि वे पदार्थ जिनमें निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं होता है लेकिन उच्च ताप पर धारा का प्रवाह होता है, तो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और अर्धचालक पदार्थ के उदाहरण क्या है, तो अर्धचालक पदार्थ के जो उदाहरण हैं वो है हमारे सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। क्या है, सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। तो ये थी अपना
यहाँ तक पढ़ना। कल आप लोगों को इसका आंसर ढूंढ करके लाना है। ठीक है कि मानव शरीर सुचालक है या कुचालक है। फिर अपन क्लास में आगे चलेंगे। हिंदी की क्लास किसी को मिस नहीं करना है। जो बच्चे जुड़े नहीं है हिंदी की क्लास में, हमें इसके बाद थोड़ी देर में 2 मिनट बाद कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, मैसेज कर देना है कि सर हमें भी हिंदी में ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि लगभग लगभग सभी बच्चे जुड़े हैं। पहले आप लोगों को जाना है हिंदी की क्लास में, देख लेना कौन कौन बच्चा ज्वाइन है। क्लियर हुआ? तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जैसे आज सभी बच्चे आए थे ऐसे ही कल आप लोगों को अटेंड करना है। क्लियर? आज की जो क्लास है, जो बच्चा किसी कारण से अगर अटेंड नहीं कर पाया है तो स्टडी मटेरियल जहां पर रहता है वहां पर उसे ये क्लास मिल जाएगी। और यही क्लास अगर वहां नहीं देख पाता है तो यूट्यूब पर भी यही क्लास जो कि तो अपलोड हो जाएगी। क्लियर है? धन्यवाद सभी बच्चों से। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।